इस विषय को लेकर हम लगभग 1 हफ्ते से लगातार बातचीत करते आ रहे हैं, इसको 2 हफ्ता भी कह सकते हैं कि क्योंकि उत्तर औपनिवेशिक विमर्श को लेकर जब हम बातचीत कर रहे थे तो उत्तर औपनिवेशिकता क्या है, उत्तर औपनिवेशिक विमर्श क्या है, उत्तर औपनिवेशिक विमर्श की परिभाषा क्या है और उत्तर औपनिवेशिक विमर्श में कौन-कौन से तत्व हैं, इन सब को लेकर हम लोगों ने मोटा-मोटा जो है वो एक खाका तैयार कर लिया है कि आखिर में ये है क्या। अब जब एक विमर्श के रूप में फ्रेंच फैनन को जब हम लेंगे, तब हम लोगों ने जो बातचीत की थी कल के संदर्भ में अगर हम देखें, तो उस बातचीत में हमने कहा कि फैनन जो थे वो अल्जीरियन क्रांति, एक महान दार्शनिक, एक समाज सुधारक, एक मनोचिकित्सक, इन सब पदवियों से वो लैस थे। इन सब क्षेत्रों में वो जागरूक थे और इसलिए वो मोटा-मोटा ही सही लेकिन बहुत से ऐसे विषय थे जिसको वो छूना चाह रहे थे और उन विषयों में सबसे ज़्यादा जो था वो उत्तर औपनिवेशिक विमर्श था। अब फ्रेंच फैनन के बारे में अगर जान लें तो वो मार्टिन द्वीप के रहने वाले थे और मार्टिन द्वीप में उनका एक भरा पूरा परिवार था, लेकिन जर्मन नाजियों का जब हमला हुआ उसमें उनका जो परिवार था वो पूरी तरीके से छत-विक्षत हो चुका था। इसके बाद वो वहाँ से भाग निकले और भागने के बाद उन्होंने शरण ली आपका उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के क्षेत्र विशेष में। इसके बाद जब उन्होंने देखा कि नाजियों का हमला हो रहा है और हमले में हमारा ही परिवार, मुख्यतः ऐसा परिवार जो कहा जाए कि अश्वेत था, उनको नाजियों ने सबसे ज़्यादा अपने आक्रमण का केंद्र बनाया। इसके बाद उनके मन में एक विद्रोह उत्पन्न हुआ और उस विद्रोह की पूर्ति के लिए वो जा मिलते हैं उत्तरी अफ्रीका और यूरोप में, जो फ्रांसीसी सेनाओं का एक ग्रुप था। उसमें मिलने के बाद ये होता है कि वो जो जर्मन नाजी थे, उन जर्मन नाजियों ने जो काम किया था, जर्मन नाजियों ने जो विद्रोह की भावना अल्जीरियन और मार्टिन द्वीप के लोगों में भर दी थी, उस चीज को वो इकट्ठा करना चाह रहे थे और उसको उन्होंने यूरोपीय जो क्षेत्र थे और जर्मन के विरुद्ध उन्होंने युद्ध में अपना प्रशिक्षण लेने के लिए वो 6 महीने का कोर्स मतलब 6 महीने का प्रशिक्षण लेते हैं। उसके बाद वो युद्ध में शामिल होते हैं और युद्ध में शामिल होने के बाद बहुत ही वीरता से, एक तरीके से कहा जाए बहुत ही वीरता के साथ वो लड़ रहे होते हैं और उस वीरता के लड़ने के कारण उनको सम्मानित भी किया जाता है और सम्मानित होकर वो बहुत खुश भी होते हैं। लेकिन देखिए कहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है किसी भी विचार को बदलने का। इस विचार को बदलने का जब टर्निंग पॉइंट आता है वो ये होता है कि जब जर्मन नाजियों का जो विद्रोह था वो यूरोप और एशिया अफ्रीका के द्वारा दमन किया जाता है और उस दमन में फैनन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैनिक के रूप में अपना हस्तक्षेप करते हैं और उनको सम्मान भी मिलता है वीरता को प्रदर्शित करने का। दूसरी चीज ये कि उस वीरता को प्रदर्शित करने का जो सम्मान मिलता है और उसके साथ जो समारोह रखा जाता है, तब वहां पे इनको लगता है कि ये कैसा भेद है, हम अपनी जान की बाजी लगाकर इनकी तरफ से फ्रांसीसी पहचान पाने के लिए हम लड़ रहे हैं और यहाँ पे समारोह में अश्वेत और श्वेत का अभी भी जो मानसिकता है वो अभी भी विद्यमान है। इस चीज पे उनको बहुत ही ज्यादा विक्षोभ होता है और विक्षोभ के बाद वो मुख्यतः वहां से अब वो चले जाते हैं और जाने के बाद वो उसी समय स्कॉलरशिप उनको मिलती है और इस स्कॉलरशिप के बाद
वो अपना मनोचिकित्सक का जो एक अध्ययन है वो करते हैं, और मनोचिकित्सक अध्ययन करने के बाद वो अल्जीरिया फिर आते हैं। अल्जीरिया आने का कारण ये है कि अल्जीरिया ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें बहुत ज्यादा दमन था जर्मन का था, फ्रांस का भी कहेंगे, ऐसा नहीं है फ्रांस का नहीं था, फ्रांस का भी था, जर्मन का भी था। तो इसलिए वो फिर मनोचिकित्सक बन के अल्जीरिया आते हैं और वहाँ पे उन्होंने अस्पताल चलाना शुरू किया, और अस्पताल में ऐसे लोगों का वो अध्ययन करते हैं जो युद्ध में मारे जा चुके हैं, या युद्ध में मतलब मारे जा चुके हैं आत्मा से, लेकिन वो शरीर से अभी भी जीवित हैं। दूसरी तरफ से ये कि किसी के अंग भंग हो चुके हैं, किसी की मानसिक स्थिति बहुत ही ज्यादा विक्षोभ में है, उनका अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने के बाद वो खुद एक सैनिक होते हैं, और सैनिक होने के कारण वो पूरा एक जो समूह है, एक सैनिक बनाने का जो समूह है, उनमें से वो जो छत विच्छत जितने भी सैनिक हैं, अश्वेत जितने भी सैनिक हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं। आप लोगों से जब बातचीत मेरी हुई थी तब मैंने आपसे कहा था उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण 3-4 ग्रंथों की रचना की, जिसमें आप देखेंगे द रेचर ऑफ, ये है द रेचर ऑफ द अर्थ, धरती के अभागे। ये उन्होंने तब पूरा किया जब उनको कैंसर हो चुका था और उनको पता था कि ये कैंसर अब ठीक होने वाला नहीं है, फिर भी वो लगातार इसको लिख रहे थे, और अंत में जाते जाते इस पुस्तक को वो पूरा करते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो आपको कल मैंने बताया था, द ब्लैक स्किन और व्हाइट मार्क्स, काली त्वचा और सफेद मुखौटे। दूसरी है द रेचर ऑफ द अर्थ, धरती के अभागे। इन सब पुस्तकों में उन्होंने एक चीज की, उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी विषमताएं हैं जिसके कारण अश्वेत नस्लीय जो समुदाय है उसको इतना ज्यादा विभेद की स्थिति में देखा जाता है। इन सब चीजों का अध्ययन करने की वो कोशिश करते हैं, और देखेंगे कि 1956 में अल्जीरिया का मुक्ति संग्राम होता है, और उस मुक्ति संग्राम में वो खुलकर हिस्सा लेते हैं। अब उसके बाद मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेते हैं, और इसी दौरान वो घाना के अल्जीरिया के राजदूत बनकर जाते हैं, और अश्वेत लेखकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाते हैं। देखिए कितना काम करता है वो बंदा, और कहाँ का है, मार्टिन द्वीप का है। कब का कैसी स्थिति थी, पूरे परिवार को गुलाम बना लिया गया, फिर वो भागता है, भाग के क्या ऐसा नहीं है गलत काम में लिप्त होता है, सैनिक बनता है, एक योद्धा बनने की कोशिश में रहता है, लेकिन सैनिक का जो सम्मान होना चाहिए वो वीरता पूर्वक लड़ने के बावजूद भी उसको वो हिस्से में नहीं लगता। फिर वो मनोचिकित्सक बनता है और ऐसे का अध्ययन करता है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है, कौन सा ऐसी सोच है जिसमें अश्वेत और श्वेत को इतना भी भेद की स्थिति में देखा गया। उस चीज पे वो अध्ययन करते हैं, और उसी बीच वो अल्जीरिया के राजदूत बनकर जाते हैं। वो जो उत्तर औपनिवेशिक विमर्श के जितने भी लेखक हैं उनका अंतरराष्ट्रीय समूह बनाते हैं, संघ बनाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इनको रक्त कैंसर हो जाता है, इसके रक्त कैंसर होता है, इनको पता है कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, फिर भी वो लगातार लेखन कार्य करते हैं, और ये चाहते हैं, इनकी ये बहुत ही बड़ी इच्छा होती है कि मेरी जो मौत हो वो किसी भी श्वेत या कुंठित जगह पे न हो। लेकिन फिर भी वो इस स्थिति में नहीं रहते हैं कि वो कहीं अस्पताल को छोड़ के जा सके। अंत में अमेरिका में ही ये बहुत दिनों तक अस्पताल में रहते हैं, और इनका इसलिए लिखा, अभी इलाज नहीं चलता, अस्पताल चले जाते हैं, लिखा पढ़ी होता रहता है, कहाँ से आए, क्यों आए, कौन है, इतने में 10 दिन बीत जाता है, और 10 दिन में इनकी हालत और भी खराब हो जाती है। इसके बाद ये कहते हैं कि अस्पताल में पड़े पड़े सड़ने से अच्छा है कि मैं कहीं युद्ध संग्राम में मृत्यु को प्राप्त करूं। अंत में क्या होता है, मुश्किल से 6 दिसंबर 1961 में
और ये 36 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। आप समझिए 35 वर्ष की उम्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु हो जाती है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र उतनी ही कम उम्र में उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया अपनी साहित्यिक लेखनी और जागरूकता जो व्यक्तित्व था, जागरूक जो व्यक्तित्व था उसके कारण। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसी की वजह से उनको नव जागरण का अग्रदूत कहते हैं। और इन सब वजहों की स्थिति ये थी कि उन्होंने किसी भी जीवन का बहुत लंबा चलना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बशर्ते कि उस जीवन में जो महत्वपूर्ण पल आए उसको आप किस तरह से जीते हैं, किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, किस तरीके से आप अपने स्वाभिमान को बचाए रखते हैं, किस तरीके से आत्मरक्षा को बनाए रखते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना स्वाभिमान बेचकर अपना काम निकालने के लिए किसी के पीछे पीछे भागते रहते हैं, और सिर्फ इस वजह से कि मेरा काम आज नहीं तो कल उनसे पड़ने वाला है। देखेंगे कि बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों के आगे पीछे लोग क्यों भागते हैं? क्यों भिखारी के पीछे कोई नहीं भागता? क्यों एक मोची के पीछे कोई नहीं भागता? क्यों एक रसोइया के पीछे कोई नहीं भागता? क्यों? क्योंकि उससे उसको कोई काम निकालना नहीं होता है। ऑफिसर के पीछे, अफसर के पीछे, जो ऊंची गद्दी पे बैठे उनके पीछे हम इसलिए भागते हैं, उनकी चाटुकारिता हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनसे काम निकालना होता है। और कौन सा काम है भगवान जाने, ये भी नहीं पता होता है हमें, जिसके पीछे भाग रहे हैं वो काम का है कि नहीं, बस इसलिए भागते रहते हैं कि हाँ भागते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा काम रुकेगा नहीं। बहुत से ऐसे लोग आसपास में, बहुत से ऐसे लोग आप भी देखते होंगे, कहीं ना कहीं आप भी उसके भागीदार होंगे ही। तो वो चीज फैनन के अंदर नहीं था। जो चीजें थी वो थी, जो दिख रही थी वो दिख रही थी। अगर वो नाचियों और जर्मन के विरुद्ध खड़ा था तो भी दिखा, अगर फ्रांसीसियों ने उसका सम्मान नहीं किया उसके बाद वो चला गया तो भी दिखा, वो एक मनोचिकित्सक बन गया तो भी दिखा, और एक अंतर्राष्ट्रीय औपनिवेशिक विमर्श के जो चिंतक थे उनका समूह बनाते हैं तो भी वो दिखते हैं। अल्जीरिया के समर्थन में खड़े रहते हैं तो भी वो कहते हैं कि हाँ मैं इसके समर्थन में खड़ा हूँ, और राजदूत बनकर वो जाते भी हैं। इन सारे चीजों को जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम ये देख रहे होते हैं, तो उनके मन में एक ही चीज चल रही होती है, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसकी वजह से इतनी विषमताएं हैं, उसी का वो अध्ययन कर रहे होते हैं। और देखिए वो खुद लिखते हैं, क्योंकि फैनन का जो चिंतन है वो मुख्यतः विश्वव्यापी अश्वेत आंदोलन और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों का हिस्सा है। अश्वेत आंदोलन और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों का एक तरीके से चिंतन है। और कहते हैं कि फैनन ने पश्चिमी सभ्यता के सारे ही मूल्यों के सार्वभौमिक दावों को अश्वेत अनुभवों के खिलाफ खड़ा होता पाया है। इनके कहने का ये मतलब ये है कि जो हम भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, उपनिवेशक, उपनिवेशवाद, इन सब की जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अश्वेत जो जन है उसके विरोध में हम बातें कर रहे हैं। अब वो लिख रहे होते हैं कि वो, मैं अभी जो पढ़ने जा रही हूँ वो उनका ही कोटेशन है, व्यक्तियों के स्तर पर हिंसा एक प्रतिशोधक शक्ति है। वह ऐसे इंसान को हिंसा ग्रंथि, भय और आक्रमणता से मुक्त करती है, वह उसे निडर बनाती है और उसके आत्मसम्मान को बहाल करती है। कहीं ना कहीं ये कोटेशन से आपको लग रहा है कि वो हिंसा के सौंदर्य को देख रहे होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हिंसा भी बहुत जरूरी है क्योंकि वो आत्मसम्मान को बचाए रखती है। और इस वक्तव्य से, इस लेखनी से वो ये कहना चाह रहे हैं कि अल्जीरिया या जो अश्वेत जन है वो अब अपने ऊपर जो गुलामी का जो बोझा पड़ा हुआ है उसको निकालो, उसको फेंको। वो उसी तरीके से, जिस तरीके से प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य जो है वो साहित्य ऐसा होना चाहिए जो जगाए, साहित्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो सुलाए, क्योंकि अधिक सोना
मृत्यु की निशानी है। और फिर कहते हैं साहित्य वह मशाल है जो राजनीति के आगे चलता है। कहीं न कहीं प्रेमचंद की तरह अपने क्षेत्र में फैनन यही काम करते हैं, एक जगाने का काम करते हैं। फिर आप देखेंगे कि ये आते हैं और कहते हैं कि उत्तर औपनिवेश की जनता को हिंसा को उपनिवेशिकता के अनुभव से जोड़कर देखते हैं। वो कहते हैं इन सब चीजों का एक सार मैं अगर आपको बताऊं तो कह रहे हैं कि जो हम गुलाम बन गए हैं और हम जीते कब हैं, जो अश्वेत है, अश्वेत जन है, वो जीता कब है। तो कहते हैं कि रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक वो जीता है, जब वो सपनों में रहता है, जब वो उड़ रहा होता है। ऐसा इन्होंने बुक में अपनी लिखा है कि मैं कूदता हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, मैं खुले आसमान में हूँ, मैं अपनी बातें कह रहा हूँ। लेकिन ये सब कब होता है? जब हम सोते रहते हैं। जो नस्लीय समूह है वो तब जीता है जब वो सो रहा होता है। नहीं, उसके बाद जगने के बाद वो एक गुलामी है, एक कहीं ना कहीं से परतंत्र ही है, और उसे वही करना है जो कहा जाएगा। इस चीज को फिर एक और चीज कह रहे हैं कि फ्रांसीसी, और यहाँ पे एक उन्होंने कहा था, फैनन ने कहा कि ये जो गोरेपन की जो शिक्षा है, गोरे लोगों की जो शिक्षा है, वो कहीं ना कहीं अगर वो अपनी बात करते हैं तो अश्वेत को वो अपनी एक पत्रिका, गोरे लोगों की शिक्षा और गोरे लोगों की जो पत्रिका है उसकी बात करते हैं, तो कहते हैं कि ये जब वो राक्षस, भूत, प्रेत और पिचास को बनाते हैं तो उसमें इंडियन और अश्वेत और निग्रो की छवियों को दिखाते हैं। मतलब हमारे यहाँ भूत, प्रेत और पिचास को बनाया जाएगा तो अजीब अजीब आकृतियों को लिया जाएगा। हम नहीं जानते कि वो कैसे आया और वो कौन है, लेकिन वो जो गोरे लोगों का जो समाज था वो अगर राक्षस, भूत, पिचास बनाता था तो निग्रो की आकृतियां बनाता था, और इंडियन की भी बनाता था, और जितने अश्वेत थे उनकी भी बनाता था। तो कहते हैं कि ये शिक्षा किस काम की? ऐसी शिक्षा जो अभी भी एक विस्तार न दे सकी, एक समाज का विस्तार नहीं कर सकती है, वो शिक्षा किस काम की? आपको मैं इस समय की बात बता दूं, ऐसे बहुत से आदिवासी हैं, ऐसे बहुत से नक्सली हैं, ऐसे बहुत से समुदाय हैं हमारे भारत में जिनको कोई पहचान ही नहीं है, जिनकी कोई पहचान ही नहीं है, जिनका मतदान का हक नहीं है, और वो करोड़ों करोड़ों हैं, हजार और लाख में नहीं है, करोड़ों करोड़ों ऐसे। आज के समय की बात मैं कर रही हूँ। और एक चीज समझिए, जो मजदूर हैं, अभी जो बांध बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, आप लोगों को ये सब सारी चीजें जो न्यूज है उसको देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि असम में एक परियोजना लागू हुई और असम में मजदूरों की जरूरत हुई। तो असम में मजदूर जो थे वो केरल से आते हैं, और एक मजदूर का जो लीडर था वो असम का था, लेकिन वो लाता कहाँ से है? मजदूर केरल से। तो एक समाज सुधारक है, उसी में उन्हीं के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों होता है? तो हुआ ऐसा इसलिए होता है कि केरल का जो व्यक्ति है वो असमिया नहीं जानता है, और असमिया नहीं जानता है, इसलिए वो उन लोगों, स्थानीय लोगों से संवाद नहीं कर पाएगा, और जो असम के जो ठेकेदार होंगे वो आसानी से अपने हिसाब से उनको बांधे रखेंगे, और जब काम खत्म होगा तो वो फिर उनको केरल भेज देंगे। भागने का कोई झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपने से भाग नहीं सकते। जब वो बात ही नहीं समझ पाएंगे या अपनी बात ही नहीं कह पाएंगे तो भागेंगे कैसे? ये इस समय का विस्थापन है, इस समय का। असम का व्यक्ति केरल जाके मजदूरी कर रहा है, केरल का व्यक्ति पंजाब जाके कर रहा है, पंजाब का व्यक्ति, पंजाब का मजदूर, किसान की बात नहीं हो रही है, मजदूर की बात हो रही है। और मजदूर कोई 100-200 नहीं, हजारों का जो ग्रुप है मजदूर का, उसकी बात मैं कर रही हूँ। कहीं ना कहीं से पहले अश्वेत क्रांति थी, पहले गोरे के विरुद्ध आंदोलन था, अब जो क्रांति है वो इस तरीके का है कि आदिवासियों को इतना ज्यादा संसाधन विहीन करने की जरूरत क्या है?
इस तरीके की विषमताएं अभी भी विद्यमान हैं, अभी भी हम उसी तरीके से जी रहे हैं। दूसरा ये देखेंगे कि इनमें कहते हैं फैनन कह रहे हैं कि अमूर्त मानवता की सार्वभौमता में विलीन हो जाने के रास्ते में अश्वेत अस्मिता के लिए अवरुद्ध पाया गया। इसका मतलब ये है कि जितनी भी मानवीय सार्वभौम शांति, सौहार्द, मानवीयता, शांति की स्थापना, एकता, ये सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें कहीं न कहीं अश्वेत जो समुदाय है उसके विरुद्ध खड़ा होता है। अब आपको एक चीज, इतना आप लोगों ने आपसे बातचीत जो हुई उसके निष्कर्ष में जब आप जाएंगे तब आप देखिए कि जो औपनिवेशिक विमर्श का जो चिंतक है वो कहीं न कहीं अपनी जमीन, अपनी मिट्टी, अश्वेत, निग्रो और औपनिवेशिकता के विरुद्ध खड़ा है। और वो सारी ऐसे समुदाय के विरुद्ध खड़ा है जो देखने में मानवीय चेतना, मानवीय सौहार्द से लैस है, लेकिन अश्वेतों की मदद में आगे नहीं आने वाला है। इन सारी चीजों को फैनन द रेचर ऑफ धरती के अभागे, द रेचर ऑफ द अर्थ में उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे से परिभाषित किया। क्योंकि देखेंगे कि जब मृत्यु का समय आता है तब व्यक्ति और विरेचित हो जाता है और उसका विरेचन होता है। विरेचन मतलब और वो शुद्ध होने लगता है। तो जब ये विरेचन की स्थिति आती है तब व्यक्ति जब अपनी बातों को कहता है तो बातों को कहने के जो तरीके होते हैं उसमें कोई भी आडंबर नहीं होता है। इसी तरीके से फैनन की जब मृत्यु होने वाली रहती है और फैनन जानते हैं कि अब बचने वाला नहीं हूं, और उसी समय वो लगातार लिख रहे होते हैं, लगातार। तो जब वो लगातार लिख रहे होते हैं और उसमें उन्होंने धरती के अभागे, वो धरती के अभागों की जो बात की, अभागा मतलब जिसका भाग्य निर्धारित ही नहीं किया गया या जिसका भाग्य बनाया ही नहीं गया, या जो अपने भाग्य को बनाना चाह रहा था लेकिन उसमें ऐसी बहुत सी शक्तियां थी जो उसके विरुद्ध में खड़ी थी। वे श्वेत थे, वो गोरे थे, वो फ्रांसीसी थे, वो यूरोपियन थे, वो और उन लोगों के बनाए गए जो नियम थे, वो सारे के सारे जो नियम जो उन लोगों के द्वारा बनाए गए थे, जो बिल्कुल ये ना देखा गया कि इसमें अश्वेतों का क्या होगा, इसमें निग्रो का क्या होगा, और इसमें तीसरी दुनिया के जो देश हैं उनका क्या होगा, जो अभी विकास के लिए अपना जो शक्ति है वो सृजित कर रहे हैं, उनका क्या होगा, वो सारा कुछ ना सोचते हुए बस अपनी शक्ति, अपनी सत्ता के बारे में सोचते हैं। उस समय फैनन ने एक बहुत ही बड़ा आंदोलन शुरू किया जो अल्जीरियन की मुक्ति क्रांति से होता है। मैंने आपसे कहा कि अल्जीरियन की मुक्ति क्रांति को लेकर फैनन बहुत ही सक्रिय होते हैं। तो अल्जीरियन की मुक्ति क्रांति मतलब, इसका मतलब है कि अल्जीरिया या ऐसे बहुत से देश थे जो कहीं ना कहीं फ्रांसीसी और यूरोपीय जो वर्चस्व था उनसे वो जकड़े हुए थे, और उससे वो मुक्ति की चेतना लेकर फैनन आते हैं। और फैनन जो काली त्वचा और सफेद मुखौटों जो पुस्तक है उसमें वो लिख रहे होते हैं कि ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो दिखने में तो बहुत ही गोरे हैं, आकृति भी उनकी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है, उनकी जो विकृति है, वो अश्वेत के रंग से भी ज्यादा भयावह है। तो जब ये सारी चीजें वो कर रहे होते हैं तो आपको एक तरीके से देखा जाए तो ये विमर्श जो है वो बहुत ही ज्यादा